हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम लोग सीसेट का पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं, आप सभी को पता ही है। स्टार्ट करते हैं भाई पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? कह रहा है, वायु गुणवत्ता वायु गुणता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स इसको बोलते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्वालिटी लिखा हुआ है ये, है ना, क्वालिटी है ये। एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, ठीक है, समझ लेना आप थोड़ा सा। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है, एयर गुणवत्ता सूचकांक, बहुत से वायु प्रदूषकों की मापों को एकल संख्या अथवा अनुमतांक यानी कि रेटिंग में जोड़कर दिखाने का एक तरीका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है ना, उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर रहा है, ठीक है। आदर्श रूप में इस सूचकांक को सतत रूप से अद्यतन अपडेट बनाए रखा जाता है और ये विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध रहता है, ठीक है। AQI सर्वाधिक उपयोगी तब होता है जब वह बहुत सारे प्रदूषण आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हों और जब प्रदूषण के स्तर हमेशा तो नहीं लेकिन आमतौर पर निम्न रहते हों, ठीक है। इन दशाओं में इन दशाओं में यदि प्रदूषण स्तर कुछ दिनों के लिए अचानक बढ़ जाए तो जनता वायु गुणवत्ता चेतावनी की प्रतिक्रिया में शीघ्रता से निरोधक कार्रवाई जैसे कि घर के भीतर रहना कर सकती है, ठीक है। दुर्भाग्य दुर्भाग्य से शहरी भारत की हालत ऐसी नहीं है। कई बड़े भारतीय शहरों में प्रदूषण स्तर इतने अधिक होते हैं कि वे वर्ष के ज्यादातर दिनों में स्वास्थ्य के मानकों अथवा नियामक मानकों से ऊपर बने रहते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन तो रहता ही है, पता ही है सब लोगों को। यदि हमारा सूचकांक दिन पर दिन लाल खतरनाक दायरे में बना रहता है तो किसी के लिए भी ज्यादा कुछ करने लायक नहीं रहता सिवाय इसके कि इनकी उपेक्षा करने की आदत बना लो, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स और सबसे बड़ी बात है पॉल्यूशन से रिलेटेड, मतलब ये पैराग्राफ पूरा का पूरा बना के दिया। देखते हैं क्या इन्फ्लुएंसेस निकाल रहा है, उसके आधार पे हम देखेंगे अपना आंसर, ठीक है। क्या कह रहा है भाई? हमारे शहर को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए हमारी सरकारें पर्याप्त रूप से जिम्मेदार नहीं है। भाई है तो गलत, है ना, क्योंकि ऐसी कोई बात हुई भी नहीं है पैराग्राफ के अंदर। हमारे देश में वायु गुणवत्ता सूचकांक की कोई बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। अरे भाई क्यों नहीं है आवश्यकता? बहुत जोर से आवश्यकता है। वैसे कोरोना जब से आया था तो कोरोना ने, ध्यान है आप लोगों को, कोरोना ने चेंज कर दिया था पैटर्न। कोरोना ने जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधार दिया था, क्योंकि पब्लिक जो है ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया था सारा का सारा, तो सुधर गया था, है ना। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी समस्या है। हमारे बड़े शहरों के बहुत से निवासियों के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक सहायक नहीं है। अच्छा, ये बात थोड़ी देखेंगे, इसको होल्ड करके रख लो, ठीक है। प्रत्येक शहर में प्रदूषण संबंधी समस्याओं के बारे में जन जागरूकता बढ़नी चाहिए। अब देखो ध्यान से मेरी बात समझना, यहाँ देखो जरा। कई बड़े भारतीय शहरों में प्रदूषण स्तर इतने अधिक होते हैं कि वे वर्ष के ज्यादातर दिनों में स्वास्थ्य के मानकों अथवा नियामक मानकों के ऊपर बने रहते हैं। यदि हमारा सूचकांक दिन पर दिन लाल खतरनाक दायरे में बना रहता है तो किसी के लिए भी ज्यादा कुछ करने लायक नहीं रहता सिवाय इसके कि उसकी उपेक्षा उपेक्षा करने की आदत डाल दी जाए। इसका मतलब क्या है कि हमारे बड़े शहरों में बहुत से निवासियों के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक सहायक है ही नहीं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, जबकि लास्ट वाला ऑप्शन सही लग सकता है, लेकिन हमें किससे इन्फ्रेंस निकालना होता है? जो पैराग्राफ हमको दिया गया होता है कि प्रत्येक शहर में प्रदूषण संबंधी समस्याओं के बारे में जन जागरूकता बढ़ानी चाहिए। क्या इस बारे में कोई ऐसी बात हुई है क्या इसमें? क्या ऐसे मैटर पे बात कर रहा है? नहीं, इस मैटर पे ये बात कर ही नहीं रहा। ये बात जिस मैटर पे कर रहा है उस मैटर पे हमने बता दिया, उस मैटर पे हमने अपनी बात रख दी। आ रही है बात समझ में? इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि द एवरेज रेनफॉल इन द फर्स्ट 4 days इन ए सिटी वॉज 0.40 इंचेस, ठीक है।
The last 2 days were rainy in the ratio of 4:3. The average rainfall for the 6 days was 0.50 inches. Okay. How many rain fell on the fifth day? Okay. देखो क्या कह रहा है कि जो वर्ष है पूरे जो एक वीक लिया है इन्होंने, एक सप्ताह की बात करी है, 6 दिन की बात बेसिकली इन्होंने करी है। ये कह रहा है कि पहले 4 दिन का औसत कितना है देख लो बस। पहले 4 दिन का औसत है 0.40, तो गुणा करके देख लें इसको, कितना आ जाएगा भाई 1.60। टोटल निकाल दिया मैंने इसका, ठीक है। पूरे 6 दिन का कितना है 0.50। अब 6 दिन का कितना हो गया 0.50, 6×5 = 30, कितना हो गया 3 आ जाएगा भाई, 0.5 × 6 3 आ जाएगा। ये कह रहा है कि आखिरी 2 दिन जो है, 5वां 6वें दिन का जो है वो है 4:3, 4:3। कितना होता है, दोनों को जोड़ो, 4 और 3 कितने होते हैं 7। अब ये देखो 4 दिन का है इतना और 6 दिन का है इतना, इसका मतलब बचे कौन से दिन है, 2 दिन बचे, उनका कितना होगा 3 में से 1.60 माइनस कर दो तो तुम्हें कितना मिल जाएगा 1.40। कितना मिल जाएगा भाई 1.40। ये 1.40 क्या है, ये 7 के बराबर है। लास्ट के दोनों दिन है, ये 5वें दिन का है, ये 6वें दिन का है। ये तो दे रखा है आपको, देखो आखिरी 2 दिन का 4:3, तो दोनों दिन का मिला के कितना है 1.4, तो 7 की वैल्यू दे रखी है हमको 1.40। एक की वैल्यू निकाल लो कितनी आ रही है, 0.20 आ जाएगी एक की वैल्यू। पूछा क्या है हमसे 5वें दिन का, तो 5वें दिन कितना है, 4 पार्ट है, तो 4 की वैल्यू निकाल दो। 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.20 इंटू 4, कितना आ जाएगा 0.80 इंचेस। उम्मीद कर रहा हूँ बात सारी समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे, ये भी पैराग्राफ है, ठीक है, क्या क्या बातें कर रहा है। ओके, देखो भाई, ये कह रहा है उत्पादक नौकरियां जॉब विकास के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है चलो, और अच्छी नौकरी सर्वोत्तम प्रकार का समावेशन है। हमारी आधी से अधिक जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है, परंतु अन्य देशों के अनुभव से पता चलता है कि यदि कृषि में प्रति व्यक्ति आय पर्याप्त रूप में बढ़ानी है तो कृषि पर निर्भर व्यक्तियों की संख्या में कमी लानी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भाई, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, और देख रहे हो कितने इन्फ्लुएंसेस बहुत बड़े बड़े दिए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा फोकस बना के अपना पढ़ना होता है, ये सारी चीजें है ना। जहां एक और उद्योग में नौकरियां सृजित की जा रही हैं, वहीं असंगठित क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी नौकरियां निम्न उत्पादकता वाली गैर संविदागत नौकरियां होती हैं, ठीक है, जिनमें कम आय और ना के बराबर सुरक्षा दी जाती है। ना तो सिक्योरिटी होती है, ना उसमें इनकम होती है, और कोई हित लाभ नहीं दिए जाते हैं। नो, तुम्हारे कोई भी बात मतलब सुनी नहीं जाती, मिनिमम सपोर्ट है कंपनी की तरफ से। कहने का मतलब है एम्प्लॉयज के जो राइट्स होते हैं ना, वो है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी तुलना में सेवा क्षेत्र की नौकरियां उच्च उत्पादकता वाली होती हैं, परंतु सेवाओं में रोजगार वृद्धि हाल के वर्षों में धीमी रही। सर्विस सेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो भी सर्विस सेक्टर का पार्ट है। व्हाट आई एम डूइंग हियर, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। ठीक है, समझ रहे हो बात को। चलो देखते हैं क्या क्या हमसे पूछ रहा है और क्या क्या इन्फ्लुएंसेस हम निकाल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, है ना। देखो भाई क्या कह रहा है, पहला रोजगार वृद्धि और समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए हमें अत्यधिक उत्पादक सेवा क्षेत्र की नौकरियों के तीव्रतर विकास की परिस्थितियों को उत्पन्न करना आवश्यक है। हाँ भाई, दोबारा पढ़ लो एक बार, इंपॉर्टेंट है। रोजगार वृद्धि और समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए हमें अत्यधिक उत्पादक सेवा क्षेत्र की
नौकरियों के तीव्रतर विकास की परिस्थितियों को उत्पन्न करना आवश्यक है, ऐसा कहीं भी पैराग्राफ में वैसे कहा नहीं गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, है ना? जब भी कभी पैराग्राफ सॉल्व किया करो, एक बार पॉज करके इसको पढ़ लिया करो पहले पूरा, एक बार अपने आप कोशिश किया करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग देखा करो। देख, तभी तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम लोगों की, है ना? देखो दूसरा क्या कह रहा है, आर्थिक वृद्धि और समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए हमें खेतीहर कामगारों को अत्यधिक उत्पादक विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में स्थानांतरित करना आवश्यक है। ऐसा भी नहीं, पैराग्राफ जिस चीज के बारे में हमसे बोले, पैराग्राफ जिस चीज के बारे में हमसे बोले सिर्फ उतना डिस्कस करना है अपने को, है ना? ऐसा भी नहीं है। आगे बढ़ जाओ, हमें कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ कृषि क्षेत्र से बाहर उत्पादक नौकरियों के तीव्रतर विकास की परिस्थितियों को उत्पन्न करना आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में डिस्कस है, वैसे तो पैराग्राफ है, फिर भी रोक लेते हैं इसको। इसको देख लो जरा, कृषि में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि लाने के लिए हमें उच्च उपज वाली संकर किस्मों और अनुवांशिक रूपांतरित फसलों की खेती को बल देना आवश्यक है। देखो ऐसा कुछ कहा भी नहीं गया पैराग्राफ में, कुछ कहा है ऐसा नहीं कहा ना, तो इस पे हमें जाना नहीं है। एकमात्र ऑप्शन बचता है सी ऑप्शन। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, इतना सिंपल पैराग्राफ नहीं है ये, है ना? ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा भाई, है ना? कल कमेंट किया था कि मैंने समझ किसी ने मुझे कमेंट किया था नीचे वीडियो पे ही कि सर ऐसा कैसे आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन की कैसे बात कर दी भाई, और किस चीज की बात की गई थी उसमें, मुझे इतना बता दो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो जिन्होंने भी कमेंट किया था, और किस चीज की बात की गई थी? फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात ही करी गई थी बस उसमें। दोबारा पढ़ना जाके उसको एक बार, है ना? मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा हूँ, एक बार आप जाके दोबारा उसको पढ़ेंगे। देखो भाई क्या कह रहे हैं, इफ ए बुक ऑफ 150 पेजेस हैज टू बी नंबर्ड फ्रॉम 1 to 150, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड इन द बुक? देखो ये क्वेश्चन किस तरीके का होता है, जैसे 1 से 150, 150 पृष्ठ की जो है पुस्तक है, तो 1 से लेके 150 तक तुम लिखोगे। 150 की बुक है तो 1 से लेके 150 पेज तक तुम लिखोगे कि नहीं लिखोगे? 1 2 3 4 5 6, तो कितने अंक यूज करोगे, है ना? तो इसके लिए मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी मैं बता देता हूँ, 1 से 9 तक कितने यूज करोगे? 9। ठीक है, 9 अंक आएंगे। 10 से लेके 99 तक कितनी संख्या होती है भाई? 90। और कितने अंक हैं? दो दो डिजिट के। कितना हो जाएगा? 90 दूनी 180। अब ध्यान से समझो, 100 के बाद कहां तक जा रहा है? ये 150 तक। 100 से 150 तक कितनी संख्याएं होंगी? 51 संख्याएं। कितनी होंगी? 51। 100 से स्टार्ट होगी, 100 को मत लगाओ, चलो 101 से 150 तक 50 हो गई, 100 तक कितनी हो गई? 51 हो गई, है ना? कितने? 3। 3 पंजे 15, कितना हो गया भाई? 153 डिजिट। तो 9 डिजिट ये हो गई, 180 ये हो गई, और 153 ये हो गई। अगर मैं टोटल को जोड़ू कितना मिलेगा भाई? 9 और 3 12, 14 का 4 हाथ से लगे 342 पे डिजिट। तो कितनी डिजिट लिख पाओगे आप लोग? 342 डिजिट हम लोगों को लिखनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में? अच्छा क्वेश्चन है, और पेपर में आया है, बार बार पूछे जा रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन। एक बार और मैं शायद डिस्कस कर चुका हूं इस तरह का क्वेश्चन, फिर ले लिया है मैंने इस तरह का क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इन पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं बार बार, है ना? रिपीट होते रहते हैं। अब क्या कह रहा है भाई, ये भी पैराग्राफ है, इसको भी डिस्कस करते हैं भाई। ठीक है। भूमि उपयोग में दृश्य भूमि पैमाने के उपागम अप्रोच से संरक्षित क्षेत्रों के बाहर और अधिक जैव विविधता को प्रोत्साहन मिल सकता है। पहली लाइन कितनी क्रिटिकल है, दोबारा समझ लेते हैं एक बार। भूमि उपयोग के दृश्य भूमि पैमाने के उपागम अप्रोच से संरक्षित क्षेत्रों के बाहर और अधिक जैव विविधता को प्रोत्साहन मिल सकता है। वर्ष 1998 में प्रबंधन हरिकन मिच के दौरान, हरिकेन आया था प्रबंधन में मिच के दौरान, पर्यावरणीय कृषि पद्धतियों के उपयोग करने वाले फार्मों का पारंपरिक
तकनीकों के उपयोग करने वाले फार्मों की तुलना में क्रम से होंडुरास, निकारागुआ और ग्वाटेमाला में 58%, 70% और 99% कम नुकसान हुआ था। ठीक है। कोस्टारिका में वानस्पतिक वातरोधों, विंड ब्रिक्स, ठीक है। देखो ये सारे जो टेक्निकल वर्ड्स है ना, इंग्लिश में सही फिर भी समझ में आते हैं। तुम ये बात तो नोट, ये बात तो मानोगे आप लोग, है ना। फिर भी इंग्लिश में सही समझ में आते हैं। विंड ब्रेक्स तो समझ सकते हो, है ना। और हिंदी में क्या बोल रहा है उसको, वात रोधों, है ना। और बाढ़ कतारों के उपयोग से पक्षी विविधता में वृद्धि के साथ साथ किसानों की चारागाह और कॉफी से होने वाली आय में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई। प्राकृतिक अथवा अर्ध प्राकृतिक आवास के निकटतर कृषि भूमि होने पर मधुमक्खियों से होने वाला परागण अधिक प्रभावकारी होता है। यह निष्कर्ष महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व की 107 अग्रणी फसलों का 87% परागण करने वाले जंतुओं पर निर्भर है। ओके। कोस्टा रिका, निकारागुआ और कोलंबिया में वन पशुचारी सिल्वोपास्चरल प्रणालियां जिनमें पेड़ चरागाह भूमियों के साथ एकीकृत हैं, पशु उत्पादन की धारणीयता में सुधार ला रही हैं और किसानों की आय में विविधता और वृद्धि। धारणीय का मतलब जानते हो, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी ला रही हैं। धारणीय बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इतना भी सिंपल नहीं है पैराग्राफ, है ना। पढ़ के देखते हैं एक बार क्या क्या इन्फ्लुएंसेस इससे निकलते हैं। जैसे जैसे इन्फ्लुएंसेस इससे निकलेंगे आंसर मार्क करने की हम कोशिश करेंगे, है ना। पहला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जैव विविधता को बढ़ाने वाली कृषि पद्धतियां प्राय फार्म उत्पादन में वृद्धि और आपदाओं के प्रति असुरक्षितता को कम करती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बात करी गई है इसमें, इसको होल्ड करके रख लो। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, पहला ही इंपॉर्टेंट है इन्फ्लुएंस। सेकंड देखो, विश्व के सभी देशों, देशों को लिख लो, विश्व के सभी देशों, देश लिख रहा है ये, देशों को पर्यावरणीय कृषि के स्थान पर पारंपरिक कृषि करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं की। संरक्षित क्षेत्रों में वहां की जैव विविधता को नष्ट किए बिना पर्यावरणीय कृषि की अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसी बात की गई है भाई। संरक्षित क्षेत्रों के बाहर अधिक जैव विविधता को प्रोत्साहन मिल सकता है, भूमि उपयोग में दृश्यता पैमाने को पागम। तो ये भी नहीं है भाई, ये भी पॉइंट नहीं है, समझ रहे हो। एलिमिनेट करना पड़ेगा पॉइंट्स को हमें अपने अकॉर्डिंग, है ना। एलिमिनेट करते जा रहे हैं हम पॉइंट्स को। खाद्य फसलों की उपज तब अत्यधिक होगी जब उनकी खेती में पर्यावरणीय कृषि पद्धति अपनाई जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो भाई, फाइनली हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा है जो कि फिट बैठता है ना। पढ़ना ध्यान से, आप ये सोच, ये मेरे साथ साथ पढ़ो एक बार और फिर खुद से पढ़ के देखो ना एक बार। अभी जब मैं मेरे साथ वीडियो देखते हो तो मेरे साथ देखो एक बार इसको, फिर खुद से ट्राई करके देखो एक बार। पहले खुद से भी देख लेना चाहिए, नहीं तो ट्राई करके आप लोगों को, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहे हैं। देखो एक पजल है, क्या कह रहा है, ए बी व्याख्याता, ए बी सी डी ई एफ और जी, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं ये। विभिन्न शहर हैदराबाद, दिल्ली, शिलोंग, कानपुर, चेन्नई, मुंबई, श्रीनगर आवश्यक नहीं, इसी क्रम में है के हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इनमें से प्रत्येक व्याख्याता अलग अलग विषय, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, इतिहास, समाज शास्त्र, भूगोल, गणित और सांख्यिकी का विशेषज्ञ है। तो ये सारे के सारे लोग हैं। तो एक तरफ हम वो लिखते जाएंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच तक, एक तरफ लिखेंगे वो क्या है, ठीक है, एक तरफ लिखेंगे उसका शहर, ठीक है। तीन इस तरीके से टेबल बना लेंगे हम लोग। पहले देखो, कानपुर का व्याख्याता भूगोल में विशेषज्ञ है, तो कानपुर वाला जो है वो भूगोल में विशेषज्ञ है। क्लियर है ना बात, कानपुर वाला भूगोल में विशेषज्ञ है। दूसरा देखो, डी शिलोंग का है, डी जो है वो शिलोंग का है, लिख लिया मैंने, डी शिलोंग का है। व्याख्याता सी जो दिल्ली का है, समाजशास्त्र विशेषज्ञ। व्याख्याता सी जो दिल्ली का है, समाजशास्त्र विशेषज्ञ, समाजशास्त्र का है ये, ठीक है। सीधे सीधे लिखते जाओ। व्याख्याता बी ना इतिहास ना गणित, बी जो है
ना इतिहास है इसके पास और ना गणित है, तो दोनों ही इसके लिए नहीं है ना। तो इसके लिए जो चॉइस बचेगी वो देखेंगे। ए जो अर्थशास्त्र में विशेषज्ञ है, ए जो अर्थशास्त्री है, ठीक है, हैदराबाद का नहीं है ये, तो ए हैदराबाद का नहीं है, ये हैदराबाद का नहीं है, ठीक है। एफ जो वाणिज्य विशेषज्ञ, एफ जो वाणिज्य है, श्रीनगर का है। ओके, अच्छा उल्टा लिख दिया गया मैंने इसमें, इसमें अर्थशास्त्र इधर लिख दो, इधर लिख रहा हूँ ना प्रोफेशन को मैं, अर्थशास्त्र। एफ जो वाणिज्य विशेषज्ञ है, श्रीनगर का है, एफ श्रीनगर का है भाई, ठीक है। जी, जी जो सांख्यिकी का है, जी जो सांख्यिकी का है, जी सांख्यिकी का है और चेन्नई का है, ठीक है। तो भाई देखो ध्यान से, इतिहास और गणित, इतिहास और गणित दो रह गए, ये बी नहीं हो सकता, तो बी सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो सकता है भाई, कानपुर वाले भैया भूगोल पढ़ाएंगे, ठीक है। एक दो तीन, तो ए के पास कौन सा नगर रह गया, ये चेक करके देखो, देखो कानपुर शिलोंग दिल्ली आ गया, श्रीनगर चेन्नई आ गया, ठीक है। हैदराबाद का ये है नहीं, हैदराबाद का ये है नहीं, तो कहाँ का है ये, हैदराबाद का ये है नहीं, कानपुर दिल्ली शिलोंग चेन्नई का है, चेन्नई का भी नहीं, मुंबई, मुंबई का है, तो ये फिर है ना, मुंबई बच गया, मुंबई का है, ठीक है। अब शिलोंग वाले के सामने कुछ नहीं, डी जो शिलोंग का है, इसके इसके बारे में कुछ दिया नहीं है हमको, ठीक है। ना ही अभी, अभी बचा कौन है ये भी चेक करके देख लो, ए बी सी डी ई बचा है, अभी ई के बारे में कोई जानकारी हमको दी नहीं गई है, ठीक है। ई के बारे में हमको कोई जानकारी दी नहीं गई है, ठीक है। अब ध्यान से एक बात समझो जरा आप लोग, क्या ये बी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है बी की यहाँ पे होने को, तो ई भी हो सकता है, समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे भाई, यहाँ ई भी हो सकता है ना, बी के साथ पॉसिबिलिटी उसकी भी तो बनेगी ना, ई की, ई के बारे में तो कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ ना पूरे में, ठीक है। तो जो खाली रह गया उसके बारे में हम सोच सकते हैं। अब ई के बारे में कोई डिस्कशन है ही नहीं कि ई कहाँ है क्या नहीं है, तो अब जो बी को मैंने वहां पे रखा, तो वहां ई भी तो रखा जा सकता है, लेकिन ई इसलिए नहीं रखना चाहिए हम लोगों को क्योंकि इसके बाद में देखो, एक दो तीन चार पांच सब्जेक्ट मैंने यूज कर लिए, मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ दो सब्जेक्ट बचते हैं, इतिहास और गणित, उन दोनों में बी नहीं हो सकता, इसलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या बन सकता है, बी बन सकता है, तो ये एक चॉइस हम बना सकते हैं यहाँ पे, है ना। अब आया कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसका मतलब हमारे पास ई एक ऐसा बंदा है कि ई के बारे में हम लिख सकते हैं कि ई कहाँ का है, जगह का नाम बता सकते हैं हम, मुंबई श्रीनगर चेन्नई दिल्ली शिलोंग कानपुर ये आ चुका है, एक कौन सा रह गया बस ये देख लो, हैदराबाद, तो ये ई जो है ये हैदराबाद का होगा, ठीक है। पर डी और ई ऐसे दो लोग हैं जिनके बारे में हमको ये नहीं पता कि ये लोग पढ़ाए, ये लोग किसके विख्यात है, ना तो इतिहास के बारे में पता ना गणित के बारे में पता। इस तरीके से भाई हम इसको बनाएंगे पूरा, है ना, सोच समझ के, मैंने जैसे बनाते हैं ना हम पेपर में, उसी तरीके से बना के दिखाइए आपको, यही थिंकिंग रहती है पेपर में हमारे साथ बनाते टाइम इसको। अब तुम आ जाओ अपने उस पे क्वेश्चंस की तरफ आ जाओ, पहले तो क्या कह रहा है, भूगोल में विशेषज्ञ कौन है, तो भूगोल का विशेषज्ञ कौन है भाई, बी, सीधी सी बात है, भूगोल का विशेषज्ञ कौन हो गया, बी हो गया, तो पहले का आंसर बी आ गया, ठीक है। दूसरा देखो, अर्थशास्त्र में विशेषज्ञ व्याख्याता किस शहर का है, निकाल दोगे, अर्थशास्त्र का कौन से शहर का है, अर्थशास्त्र का मुंबई का है भाई, अर्थशास्त्र का कौन से शहर का है, मुंबई, ठीक है, देख रहे हो बन गई ना, इसलिए तुम आंसर कर पा रहे हो। तीसरा देखो क्या आ रहा है, निम्नलिखित में कौन हैदराबाद का है, हैदराबाद का कौन है फिर, एकमात्र बचा ना हमारे पास ई, इस तरीके से देखो इसको सॉल्व करना था हम लोगों को, है ना। हैदराबाद का कौन बनेगा, ई बनेगा, क्लियर बात है, अच्छा क्वेश्चन है। और तीन आते हैं क्वेश्चन एक में, यानी कि 7.5 नंबर, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे। ये भी एक देखो पैराग्राफ ही है, तो पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं क्या कह रहा है। देखो, भारतीय विनिर्माण के लिए मध्यावधि चुनौती निम्नतर से उच्चतर प्रौद्योगिक क्षेत्रों, निम्नतर से उच्चतर मूल्यवर्धित क्षेत्रों, निम्नतर से उच्चतर उत्पादकता क्षेत्रों की ओर बढ़ने की है। भारतीय विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर होता है के लिए मध्यावधि चुनौती जो है, मध्यावधि चुनौती जो है वो निम्नतर से उच्चतर प्रौद्योगिक क्षेत्रों, निम्नतर से उच्चतर मूल्यवर्धित क्षेत्रों और निम्नतर से उच्चतर उत्पादकता क्षेत्रों की ओर बढ़ने की है। मध्यम प्रौद्योगिक उद्योगों के में मुख्य रूप से अत्यधिक पूंजी लगी होती है और उनमें संसाधनों का प्रकमण होता है। उच्च प्रौद्योगिक उद्योगों में मुख्य रूप से अत्यधिक पूंजी और प्रौद्योगिकी लगी होती है। ठीक है, संपूर्ण जीडीपी में विनिर्माण के हिस्से को विनिर्माण के हिस्से को प्रकल्पित 25% तक बढ़ाने के लिए भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को विश्व बाजार के उन क्षेत्रों पर कब्जा करने की आवश्यकता है जिनमें बढ़ती हुई मांग की प्रवृत्ति है। ठीक है ना, जहां पर डिमांड रेज हो रही है, इन क्षेत्रों में अधिकांश रूप से उच्च प्रौद्योगिकी और पूंजी लगी होती है ना। चलो देखते हैं, देखो इन्फ्लुएंसेस क्या कह रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा। पहला क्या है, मध्यम प्रौद्योगिक और संसाधनों का प्रकमण करने वाले उद्योगों में भारत की जीडीपी उच्च मूल्य वर्धित तथा उच्च उत्पादकता स्तरों को दर्शाती है। ऐसा कुछ नहीं है। भारत में अत्यधिक पूंजी और प्रौद्योगिकी वाले विनिर्माण का संवर्धन करना संभव नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा गया। ये तो क्लियर हो रहा है ना, इसकी बातों से क्लियर हो रहा है। तीसरा देख लो क्या कह रहा है पॉइंट। भारत को अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन और कौशल विकास में सरकारी निवेश बढ़ाना चाहिए और गैर सरकारी निवेशों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बात कुछ समझ में आ रही है, देख रहे हो। मध्यम क्षेत्रों उद्योगों में मुख्य रूप से अत्यधिक पूंजी लगी होती है, इनमें संसाधनों का प्रकरण होता है। उच्च प्रौद्योगिक क्षेत्रों में मुख्य रूप से अत्यधिक पूंजी और प्रौद्योगिकी लगी होती है। संपूर्ण जीडीपी में ये कुछ ना कुछ इसके बारे में बात कर रहा है, फिर भी देख लेते हैं बाद में आगे। भारत ने पहले ही विश्व बाजार के उन क्षेत्रों में बड़ा हिस्सा प्राप्त कर लिया है जिनमें बढ़ती हुई मांग की प्रवृत्ति है ना, ऐसा भी नहीं है। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई बात कि हमारे पास किसी का भी इन्फ्लुएंस ठीक ठाक नहीं निकल पा रहा, लेकिन सबसे सही बस यही है एक, इसलिए इसको लगाना टिक करना हमारी मजबूरी है। अगर आप फंसते हैं तो पेपर में छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन के लिए, है ना। लेकिन अगर यहां से तुम कहोगे मुझसे कि इन्फ्लुएंस सर इसका क्या आएगा, तो इन्फ्लुएंस इसका यही आएगा, थर्ड ऑप्शन। या कुछ भी करके देख लेना आप, ठीक है ना। ढंग से पढ़ना, लेकिन एक बार जब भी अपनी कोई राय बनाने से पहले एक बार ढंग से पढ़ना, फिर तुमको समझ में आएगा धीमे धीमे कि पैराग्राफ ने क्या कहा एक्चुअल में हमसे, है ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई इन द रेशियो 4:3, their monthly expenditure is in the ratio 3:2. Nevertheless, each of them saves 6,000 rupees per month. What is their monthly income? ऐसा कह रहा है ये। एक्स और वाई की मासिक आय जो 4:3 है, उसका अनुपात दे रखा है। उनके मासिक व्यय में 3:2 है एक्सपेंडिचर में, और प्रत्येक माह 6,000 रुपए की बचत करते हैं ये। तो कुल मासिक बचत क्या है? तो देखो एक बात आप लोग सभी लिख लेना, इस चीज को नोट कर लेना कि जो कुल आय होती है, आय बराबर होती है बचत प्लस व्यय या खर्चा। यानी कि इनकम जो होती है हमारी, वो होती है सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, ये सिंपल सी बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। इनकम जो होती है वो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होती है। अब अगर यहाँ पर सेविंग की बात कर रहा है, तो अगर सेविंग को ऐसे नहीं नोट कर दूं तो वो हो जाएगी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर की बात मैं करूं तो वो हो जाएगा इनकम माइनस सेविंग। ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक्स और वाई की जो इनकम का रेशो दे रखा है, तो एक्स की इनकम और वाई की इनकम का जो रेशो दे रखा है, वो रेशो दे रखा है अपने को 4:3।
कितना दे रखा है 4:3, और एक्सपेंडिचर जो दे रखा है वो दे रखा है 3:2। ठीक है, कितना दे रखा है 3:2। अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर को निकाल देता हूं तो क्या मिल जाएगा भाई, इनकी सेविंग मिल जाएगी, एक्स की सेविंग और वाई की सेविंग का रेशो मिल जाएगा भाई। ठीक है, वो कितना मिल रहा है देख रहे हो जरा, 1:1, क्योंकि 4 - 3, 3 - 2, एक की वैल्यू हमको दे रखी है 6000। तो इस क्वेश्चन में कुछ और करने की हमको जरूरत पड़ी नहीं, 6000 एक की आ रही है, तो टोटल कितनी है इनकी, 4 और 3 7, 7 है टोटल। तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 × 6000 कर देना, 42,000 रुपए आ जाएंगे। कितना आ जाएगा, 42,000 रुपए। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये 42,000 रुपए हमारा बन जाएगा। आ रही है बात समझ में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओके गाइज, करिए प्रैक्टिस आप लोग। अगर ये समझ में नहीं आता तो बताइए, कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो ठीक है, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियोज में। ठीक है, धन्यवाद।